हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑडिटिंग के बारे में। व्हाट डज इट मीन? ऑडिटिंग होती क्या है और क्यों होती है और कैसे होती है? इन क्वेश्चंस और इन टर्म्स को आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है ऑडिट। सो हियर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन। These terms we will discuss in this video। ये नोट्स, ये जो टर्म्स हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन डेफिनेशन, देन स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, fourth advantages of audit, fifth limitation of audit, sixth accounting and auditing, and the seventh one auditing and investigation. The last two are the difference in comparison between these two. Okay, so we will start from the definition that हम डिफाइन कैसे करेंगे ऑडिट को। ऑडिट को आप सिंपली कैसे डिफाइन करोगे? सो यहाँ पे अभी आप सिंपल समझो सर, ऑडिट होता क्या है। एक डिक्शनरी का वर्ड है, उस टर्म से सबसे पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करो कि ऑडिट का मतलब क्या है। सर, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग, एग्जामिनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का एग्जामाइन करना। ऑडिट से फाइनेंशियली टेक्निकल वर्ड नहीं है जो यूज़ किया जाता है। हाँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऑडिट है तो ये एक फाइनेंशियल टर्म हो गया कि ये सिर्फ फाइनेंस के लिए ही यूज़ किया जाएगा। नहीं सर, सबसे पहले आप ये समझो कि ऑडिट का मतलब क्या है। ऑडिट का मतलब है चेकिंग, एग्जामिनेशन, एग्जामाइन करना। ओके, सो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमारी इंस्टीट्यूट है, ICI है, वो बेसिकली ऑडिट की स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है और फॉर्मुलेट करती है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशंस काफ़ी सारे हैं बुक्स में, बट मैं आज के आपके साथ जो डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ वो ICI की है। ICI इन SA 200 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट। स्टैंडर्ड के बिहाफ पे, ICI की स्टैंडर्ड के बिहाफ पे क्या डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और बेसिकली हमको तो ऑडिट जो मेन हमारे इंडिया में जो है, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उसका ही अगर हम पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी टेक्स्ट बुक्स में काफ़ी सारे जो ऑथर्स हैं उनकी डेफिनेशंस है, आपको जो भी सूटेबल लगे, इजी लगे, सिंपल लगे, मुझे ये लगी, सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम इट। ओके, सो आपको जो भी सिंपल और शॉर्ट लगे आप उसे पढ़ो, याद करो, उसे समझो। ओके, जो भी सबसे सिंपल आपको लगे, यू फील कंफर्टेबल टू लर्न इट और टू अंडरस्टैंड इट। सो द डेफिनेशन इज द ICI in SA 200 standard on auditing, the independent examination of financial information। independent examination है सर, किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी एंटिटी की, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। सिंपल क्या समझ में आ रहा है सर? सिंपल समझ में आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, किसकी? किसी भी एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, उसका मोटिव पैसा कमाना हो, प्रॉफिट कमाना हो या नहीं हो, इररिस्पेक्टिव, उसके साइज़ और लीगल फॉर्म से कोई भी वास्ता नहीं रखता है, कुछ भी हो सर। अगर ऐसी कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद अपने जो भी आपने उसको देख के समझा है या आपको पता चला है दैट द फेयर और ट्रूनेस ऑफ द अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स
और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको अब एक ओपिनियन रखनी है उस पर। सो इस एग्जामिनेशन को जो फाइनेंशियल बुक्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से गैदर करके एनालाइज करके जो निकल के आती है, वो जो आप मैनेजमेंट के उस बिज़नेस के या उस एंटिटी के मैनेजमेंट के आगे या शेयर होल्डर के आगे रखते हो, उस ओपिनियन को, उस एग्जामिनेशन को, उस प्रोसेस को हम सर ऑडिटिंग कहते हैं। तो सर ये हुआ ऑडिटिंग। ऑडिट मैंने आपको पहले ही बताया, ऑडिट का एक सिंपल टर्म है ऑडिट, जिसका मतलब होता है चेकिंग और एग्जामाइन। ओके, सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स इमर्ज थ्रू द अबव डेफिनेशंस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं निकल के इन ऊपर की जो डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की है अबव डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन से ये कैरेक्टरिस्टिक्स इमर्ज हुए हैं। हम समराइज कर सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक में। फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंस। सर ऑडिट इंडिपेंडेंटली और अनबाइज्डली की जाती है, कोई भी प्रेशर नहीं होता है, आप के पास पूरी अथॉरिटी है कि आप किसी भी जिस फर्म, बिजनेस या एंटिटी ने जिसने भी आपको हायर किया है, आप उसकी मैनेजमेंट के पास जाके उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें, एक्सप्लेनेशंस मांगे और इंडिपेंडेंटली एक एग्जामाइन करें उस सारी स्टेटमेंट्स को। ओके, देन सेकंड, ऑडिटर्स ओपिनियन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने जो एग्जामाइन अब तक किया है, उस एग्जामिनेशन को अब आपको शेयर होल्डर्स के आगे बताना है। सो वो जो आप बताओगे वो कोई जजमेंट नहीं होगी सर, वो एक ओपिनियन होगी। आप ये नहीं कहोगे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कहोगे आप, बल्कि आपको ये बताना है आओ और टू बी करेक्ट, इसे सही कैसे करेंगे। यू विल प्रेजेंट अ ओपिनियन। ओके, दे वॉज हायर्ड यू फॉर देयर सर्विस। सो आपको वही बताना है ना जो उनके बेनिफिट में है, उन्होंने हायर किया है आपको। सो आप एक ओपिनियन रखोगे उनके आगे कि सर ये एग्जामाइन मैंने जो किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी है, उससे ये एग्जामिनेशन से ये रिज़ल्ट निकला है। सो इस रिज़ल्ट को बेटर करने के लिए आप ये जो टूल्स हैं इनका यूज़ करके और अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको और ट्रू और फेयर बना सकते हैं। एंड द थर्ड वन, सिस्टमैटिक अप्रोच। ऑडिट ऑलवेज and should be conducted in a systematic manner and must be planned properly. Hence audit program is must to start an audit. किसी भी ऑडिट प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले सर आपको प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग क्यों करनी है? क्योंकि सर आपका जो भी ऑडिट का मैनर होगा इट मस्ट बी सिस्टमैटिक होना चाहिए सर। ये नहीं कि आप कहीं से कुछ भी उठा के देख रहे हो, नहीं, बिल्कुल एक फ़्लो मेंटेन करनी है, एक प्रोसेस के जरिए, एक प्रोसेस के थ्रू। बाय गोइंग थ्रू अ प्रोसेस यू विल डूइंग और कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन का फॉर्म आपका होगा बट सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव audit is always carried out with the specific objective. It should be defined before the start of an audit. किसी भी ऑडिट के कंडक्ट या कैरिड ऑन होने से कोई भी ऑडिट बेसिकली जब भी किसी भी चार्टर अकाउंटेंट्स के थ्रू स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, तो बेसिकली किसी भी चार्टर अकाउंटेंट को हायर करने से पहले जो मैनेजमेंट या शेयर होल्डर ये नीड फील करता है कोई एक किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की वजह से ही ऑडिट की जाती है सर। आपका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है, देन व्हाई आर यू ऑडिटिंग योर अकाउंट्स? कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर तो सही है। बट कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है जब फील हो कि हाँ आई वांट टू ऑडिट माय अकाउंट्स, तो ऑडिट स्पेशली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। एंड ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आपको वो स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्टेट करनी होगी सर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ स्कोप ऑफ ऑडिट।
स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब कि ऑडिट का स्कोप क्या है, क्या स्कोप रहेगा या क्या स्कोप होता है। आप फ्यूचर देखते हैं ना, फ्यूचर के बारे में आप डिसीजंस लेते हैं तो सोचते हैं कि सर इसका क्या स्कोप होगा, इसका लाइफ में क्या स्कोप होगा, इन फ्यूचर क्या स्कोप होगा। वैसे ही ऑडिट का स्कोप क्या है, ये भी स्टैंडर्ड ऑडिट 200 आईसीआई ने डिफाइन किया है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट डिपेंड्स अपॉन टर्म ऑफ एंगेजमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई। ऑडिट का स्कोप इंडिपेंडेंट ऑडिटर और उसकी ऑडिट्स कंडक्शन से होता है। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या है सर? फर्स्ट है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, सेकंड है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड द थर्ड वन प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीएआई। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच ऑडिट इज डिपेंड। ओके, किसी रिक्वायरमेंट, किसी लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से होता है, डिपेंड करता है। प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई, आईसीआई ने कोई प्रोनाउंसमेंट्स की हो। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बिजनेस का जो एंगेजमेंट है उससे रिलेटेड, टर्म्स से रिलेटेड कोई फैक्टर हो तब होता है। हाउएवर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द स्कोप if an audit in relation to matter prescribed by law and any pronouncement given by ICI। जो फैक्टर टर्म ऑफ एंगेजमेंट है हमारा फर्स्ट फैक्टर, वो एक ऑडिट की स्कोप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देता। यहीं पे आप ये नहीं कह सकते कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट की वजह से जो स्कोप है वो लिमिटेड हो गया। नहीं सर, ऑडिट एक अनडिफाइंड और एक फोरसीन पीरियड के लिए होता है। ओके, the auditor should be careful in organizing the audit. The audit should be organized in such a manner that it cover all aspects of enterprises, ensure that the record based on which financial statements are prepared are reliable and sufficient, statutory requirements of disclosure are compliant with। So मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक या एक सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो करते हुए ऑडिटिंग होती है। सो हेयर वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑडिटर केयरफुल रहेगा ऑडिट को ऑर्गेनाइज करते वक्त। ही मस्ट बी केयरफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द ऑडिट। ही शुड ऑर्गेनाइज, दिमाग में क्या क्या चीज़ें रहेंगी कि वो सारे एक्सपेक्ट, जो इंटरप्राइजेस के सारे एक्सपेक्ट्स हैं उन सबको कवर करे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी और सफिशिएंटली को इंश्योर करे कि सही है कि नहीं सारे रिकॉर्ड्स एज पर द रिकॉर्ड्स। एंड द थर्ड वन, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं सर, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये सारे फैक्टर्स को। द थर्ड वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिटिंग के या ऑडिट के? जनरली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट एज इट हेल्प्स। बेसिकली यहाँ ये भी स्टैंडर्ड ऑडिट 200 यहाँ पे ये बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी बिजनेस या एंटिटी प्रिपेयर कर रही है या कर रखी है जिसने, ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामाइन करें और देखें क्या वो सारे जो पॉलिसीज़ हैं, फ्रेमवर्क है, क्या वो पॉलिसीज़ उन फ्रेमवर्क्स में आ रही हैं, क्या ट्रू और फेयर पोजीशन शो कर रहा है बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करना एक रिकॉग्नाइज पॉलिसीज़ के फ्रेमवर्क में। सो हेयर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं ऐसे 200 की बेसिस पे। फर्स्ट है बेसिक जो हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सेकंड वन एंसिलरी जो हमारी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, द थर्ड वन स्पेसिफिक। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव होती हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑडिट का होता है एक्सप्रेस, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। आपने जो एग्जामिनेशन की है उससे सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपकी निकल के आएगी, वो आएगी आपका एक्सप्रेशन ओपिनियन का।
एंड द सेकंड, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव होगी आपका जो आपने एग्जामाइन की है एग्जामिनेशन, उसके ओपिनियन देने के बाद अब आप बताओ कि हाउ वी डिटेक्ट और प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड्स। फ्रॉड और एरर से कैसे प्रिवेंट करें या कैसे डिटेक्ट, उनको कैसे करके डिटेक्शन करने के बाद प्रिवेंशन करना। एंड द लास्ट वन इज़ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कोई भी स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्टिव मैंने कहा जिसकी पर्पस की वजह से ही ऑडिट होती है। सो कोई भी पर्पस, वो 3 हमने पढ़े थे, प्रोनाउंसमेंट ऑफ लॉज वगैरह जो थे, वही सारे फैक्टर्स हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से शेयर होल्डर या मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम कर रही है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सर ऑडिटिंग के? सर एडवांटेज सिर्फ मैनेजमेंट को मिलेगा या सिर्फ कंपनी को मिलेगा? नहीं सर, एडवांटेजेस हर उस बंदे को मिलेगा जो बिज़नेस से रिलेटेड है, जो बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिज़नेस के ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामाइन किया जा रहा है। जितनी अच्छी फेयर और ट्रू वैल्यू होगी उतना ही अच्छा बिज़नेस और मैनेजमेंट के लिए होगा सर। ओके, टू द ऑनर और मैनेजमेंट। ऑनर और मैनेजमेंट के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट वन, डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं, प्राइसिंग के रिलेटेड, प्रोडक्ट मिक्स के रिलेटेड, मेक और बाई के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं जो एक बिज़नेस या एक शेयर होल्डर को लेना पड़ता है। सो उन डिसीजंस को लेने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी पता होनी चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन जितनी ट्रू और फेयर होगी सर, आप उतना ही अच्छे से, उतनी ही रेलिवेंट आपके डिसीजंस होंगे, उतने ही परफेक्ट आपके डिसीजंस इम्प्लाइड होंगे और अच्छे से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। सो द सेकंड, फेयर वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस की फेयर वैल्यूएशन मार्केट में कितनी है, क्या है। वैल्यूएशन का पता जब भी चलेगा सर जब आप ऑडिट करोगे। ऑडिट से आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में या उस जो आपका जो फील्ड है उस फील्ड में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इन द मार्केट, और वैल्यू क्या है आपके बिजनेस की। द थर्ड वन, क्रेडिट नेगोशिएशंस विद बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितनी फेयर और ट्रू वैल्यू होगी, बैंक से लोन आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक से लोन आपको उतना ही मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो ऑडिट इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ऑडिटेड रिपोर्ट्स ही देखते हैं जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होती है। फोर्थ, इंश्योर कंप्लाइंसेस एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारी गवर्नमेंट की, इनकम टैक्स हो चाहे एक्साइज हो, समथिंग जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस को रेगुलेट करती हैं, पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क करती हैं, वो सारी गवर्नमेंट्स की डिमांड है कि या वो नेसेसरी करती हैं कि हर एक एंटिटी या हर एक बिज़नेस को अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। द लास्ट वन, पर्सपेक्टिव ऑनर। सर सिर्फ ऑडिटिंग उनके लिए एडवांटेज नहीं है जो ऑनर अभी हैं, फ्यूचर में आने वाले और जो ऑनर है उनके लिए भी अच्छी बात है। वो जितना अच्छा आपका ट्रू और फेयर वैल्यू होगा, आप अपने शेयर्स को प्रेजेंट करोगे पब्लिक या आगे, तो वो उसी के बिहाफ पे आपके शेयर होल्डर में शेयर होल्डिंग अपना लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। टू गवर्नमेंट के लिए कैसे एडवांटेजफुल है? गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज़ होती हैं जिसके लिए ट्रू और फेयर वैल्यू जितनी अच्छी होगी, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। एश्योरेंस ऑफ लाइसेंस, एड्स, ग्रांट्स जो गवर्नमेंट देती है करती है, उसके लिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एनी डिस्प्यूट्स विच इज़ विद योर बिजनेस और गवर्नमेंट, उसके बीच में भी ऑडिट रिपोर्ट्स काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। टू अदर्स, एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या जिस बिज़नेस में या जिस कंपनी के वो एम्प्लॉय हैं उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैसी चल रही है, वो बोनस मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगी नहीं होगी, ये सारे फैक्टर्स एम्प्लॉयज़ के जो होते हैं वो भी ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है सर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं लोन्स प्रोवाइड करती हैं वगैरह वगैरह, आपको जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़, इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में, रिसर्च एजेंसीज़ जो होती है, शेयर होल्डर्स का पॉइंट ये वहीं पे आ गया सर। तो शेयर होल्डर्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, सेम ही है। शेयर होल्डर जो जिसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है
उसके लिए भी ऑडिट रिपोर्ट फ़ायदेमंद है कि क्या बिज़नेस में जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं, फेयर वैल्यू है कि नहीं, मैनेजमेंट काम कर रही है कि नहीं, ओवरऑल। ओके, सो नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की लिमिटेशंस भी है सर, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट ड्यू टू कांस्टेंट ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी। सर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट होती है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है सर, मे भी कह सकते हो आप ईयर एंड में होती है 1-2 महीने, या कह सकते हो कुछ पीरियड 10 to 15 डेज़ के लिए होती है जनरली, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको। सो ये छोटा पीरियड होता है, इस पीरियड में आप सारे जो बिज़नेस के सारे एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कवर आप लिमिटेड ही कर सकते हो सर। आप सारे अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकते, आप लेजर जाके नहीं देखोगे, आप छोटे छोटे नोट्स नहीं जाके देखोगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ओनली दूज एरियाज यू हैव टू गो देयर। अदरवाइज़ आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स हैं, या जो एक्सप्लेनेशन आपको मैनेजमेंट से मिली है उसके बिहाफ पे आप अपनी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहे हो। तो होता है कभी कभी कुछ मैनेजमेंट ने कुछ छुपा लिया जो हमको अपनी एग्जामिनेशन से पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे लिमिटेशन आती है कि उन लिमिटेशंस को यहाँ पे ऑडिटिंग में बताया है, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट में, कि ये एक नेचर है ऑडिट का, टेस्ट, ये टेस्टिंग है, ये प्रैक्टिसिंग नहीं है सर, ये एक टेस्टिंग है। हम टेस्ट कर रहे हैं सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही है कि नहीं। अगर कुछ मैनेजमेंट के अंदर ही फॉल्ट होगा या फ्रॉडनेस होगी, वो यहाँ पे डिटेक्ट बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। Relying on the opinion of other experts on the issue beyond his professional capability, valuation of कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं जो ऑडिटर के पास नहीं होती, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़, उनकी इंफॉर्मेशन से ही रिलाई होके ऑडिट की जाती है। सो यहाँ पे भी होता है कि वो एक्सपर्ट जो है वही आपको ट्रू ना बताए, सो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन होती है। पर्सनल जजमेंट होता है, एक ऑडिटर को ओपिनियन देने तक का ही हक होता है सर, पर्सनल जजमेंट आप नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ओपिनियन देना है। ओके, डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपनी और मैनेजमेंट में इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इस पे भी आपकी जो वैल्यू है या वैल्यूएशन है, जो स्टेटमेंट है, जो पोजीशन है आपकी बिज़नेस की, वो डिपेंड करती है इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टफुल है या कितना मैनेजरियल है। टेक्निकल नॉलेज, ऑडिटर को आप कह सकते हो कि टेक्निकल नॉलेज वेरियस फील्ड्स होती हैं सर, तो सारी फील्ड में टेक्निकल नॉलेज किसी एक पर्सन के पास तो होगा नहीं सर। सो ऑडिटर को फाइनेंशियली सारी नॉलेजेस होती हैं, बट टेक्निकल नॉलेज जो टेक्निकल से रिलेटेड है वो सारी नॉलेज तो नहीं होती है, जिनकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सो ये लिमिटेशंस हैं, जो लिमिटेशंस को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, बट वर्क हो रहा है धीरे धीरे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। अगर आप कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस के साथ लिमिटेशंस भी आपको मिलती है। ओके, सो हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बट हम इससे अवेयर होना चाहते हैं, इसे अवेयर रखना चाहते हैं कि ये गलतियां ना हो, ध्यान रहे। सो है द कंपैरिजन, यहाँ पे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की कंपैरिजन दी गई है। मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग की मीनिंग होती है सर, आर्ट है जो रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है, ट्रांजैक्शंस को समराइज करती है, और एज वेल एज इसके अपोजिट में ऑडिटिंग क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सर। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग की? रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, और यहाँ पे एक्सप्रेस ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे सर हम एग्जामाइन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। पर्सनल जजमेंट, नो पर्सनल जजमेंट, यहाँ पर पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व इन वेरियस एरिया सच एज सैम्पलिंग। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोसेस जो हैं हमारे, वाउचिंग हो गया, सैम्पलिंग हो गया, इन प्रोसेसेस में ऑडिटिंग के हमें खुद पर्सनल जजमेंट करना पड़ता है, पर्सनली देखना पड़ता है। क्वालिफ़िकेशन, कोई अकाउंटिंग के लिए कोई स्पेसिफाइड क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, बट सर ऑडिटिंग करने के लिए
स्टैचुरी ऑडिटर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आईसीआई। जो स्टैचुरी ऑडिटर होगा, जो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है कम्प्लीटली, वो एक आईसीआई का मेंबर होना चाहिए, एक चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए। पीरियोडिसिटी सर, अकाउंटिंग रेगुलर बेसिस पे होती है, बट ऑडिटिंग शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, साल में एक ही बार होती है। अपॉइंटमेंट, अकाउंटेंट इज़ जनरली अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपॉइंट करती है एक अकाउंटेंट को। ये अकाउंटेंट जो अपॉइंट करती है, ये नॉर्मली जो जॉब कर रहे हैं, जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, वही पर्सन्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं। बट सर, ऑडिटिंग के लिए शेयर होल्डर्स ही, जब उनको लगता है कि अब नीड है या नीड फील होती है या कोई डाउट होता है उनको मैनेजमेंट पे, जब वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। नेसेसिटीज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग सबके लिए कंपल्सरी है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, स्मॉल और हायर। बट ऑडिटिंग स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स, जिस कंपनी है, जिस बिज़नेस में रिक्वायरमेंट होती है उसमें ही की जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत करो, आप रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी, बट कंपलसरी है उनके लिए जिनके लिए स्टैचुरी रिक्वायरमेंट है ये। नाउ द हेयर द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ये दो टर्म्स अलग अलग होते हैं। ऑडिटिंग का मतलब मैंने आपको क्या कहा, चेकिंग और एग्जामिनेशन होता है सर। वाइल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन सर एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है। इसकी मीनिंग देखते हैं। ऑडिटिंग की क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम सर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बट सर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो कि एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है, बहुत ही क्रिटिकल होती है सर। कोई जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हो गया, कोई डिपार्टमेंट्स हो गए या गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई, जो उनकी तो उन केसेस में इन्वेस्टिगेशंस होती है अकाउंट्स की, जब फ्रॉड का केस आता है। टाइम पीरियड सर बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है ऑडिटिंग का, और ये साल में एक ही बार की जाती है, फाइनेंशियल ईयर में। इन्वेस्टिगेशन मे बी डन इवन आफ्टर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। सर इन्वेस्टिगेशन ऑडिट ऑफ अकाउंट और अकाउंट्स की ऑडिट होने के बाद भी की जा सकती है, और उससे पहले भी। स्टाफ ऑडिट इज़ डन बाय चार्टर अकाउंटेंट ओनली। किसी एक चार्टर अकाउंटेंट के बिहाफ पे, के हाथों ही ऑडिट होता है सर। एक चार्टर अकाउंटेंट के पास ही अथॉरिटी है किसी भी कंपनी के स्टैचुरी ऑडिट करने का। बट इन्वेस्टिगेटर में भी एक चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है, या मे भी कोई भी अकाउंटेंट भी हो सकता है, या कोई भी एक स्पेसिफिक जिसको शेयर होल्डर्स वगैरह ने या मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयड या अपॉइंट किया हो। तो सर ये एक्सपेक्ट्स थे, जिन एक्सपेक्ट्स को अभी हमने पढ़ा है, जो किसके बारे में है, जो ऑडिटिंग के इंट्रो है, जो ये जस्ट एक इंट्रो था जिसमें हमने देखा है छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो थ्योरी बेस्ड हैं सर, आप इनको पढ़ो अच्छे से, वॉच एंड रिपीट कर के। ओके सर, सो ये एक्सपेक्ट्स हैं। ऑडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। बिहाव अब मैं अब बीकॉम कर रहे हो, सीए सीएस सीएमए वालों के लिए नहीं, बीकॉम बीबीए इनके लिए भी ऑडिटिंग जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनेगा आगे आपके प्रैक्टिकल वर्क में। सो सर अच्छे से आप इन एक्सपेक्ट्स को पढ़ें, देखें, समझें। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो सर सब्सक्राइब माय चैनल पाथ ऑफ सक्सेस, लाइक करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, या कोई और भी आपको डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ऐसा नहीं मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूँ तो आप ऑडिट की डाउट्स लोगे सर, किसी भी रिलेटेड ऑडिट, इनकम टैक्स, फाइनेंस से रिलेटेड कोई सा भी आपका डाउट है, आप मेरे से शेयर करें, मेल करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे भी पता चले ना सर आप देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। और मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडीज़ को रेगुलर रखें सर। भी लॉकडाउन की वजह से स्टडीज़ काफ़ी जो है बच्चों की पीछे छूट रही है, उनको कवर अप करें सर। रेगुलर स्टडी मेंटेन करके रखें। कोई भी स्टडी या कोई भी एफर्ट आपकी कंसिस्टेंट रहेगी सर, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, थैंक यू।